जैसे आप बीएससी ऑपरेटर थे तो इसमें क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा था? मज़ा आ रहा था, लेकिन लक्ष्य जो था बड़ा लंबा था, बड़ा ख्वाब था कि इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने का ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा। अच्छा, सर अभी उजागर कर रहे हैं कि सर का लक्ष्य था इंजीनियर बनना। अच्छा, सर को आप बोल सकते हैं इंजीनियर मुजाहिद आलम। जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का देसी टैलेंट योयो में। और आज जो है ना हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं जिसका नाम है मोहम्मद मुजाहिद आलम। ठीक है, तो ये नए मेहमान, इनसे आज कुछ बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग अगर वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसके बाद हम लोग जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एमडी मुजाहिद आलम से बात करते हैं कि एमडी मुजाहिद आलम जो है ना इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोग। ये है एक कुमारखंड प्रखंड के युवा पत्रकार। ठीक है, पहले सर से अपना परिचय सर जानना चाहेंगे। जी, मैं आप के जो योयो चैनल है देखने वाले तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद आलम है। मैं कुमारखंड से सनमार्ग, कोसी टाइम्स और पब्लिक न्यूज़ का नेतृत्व करता हूं। यहाँ से एक कोरेस्पोंडेंट हूँ और पत्रकारिता लगभग मैं 4 साल से इस फील्ड में हूँ और बेहतर और ईमानदारी से करता हूँ। और पत्रकारिता एक सीखने की चीज़ है और हमेशा इसमें सीखना, कई चीज़ों को देखना समझना, बहुत कुछ परखना पड़ता है तब तक। और अभी आगे सीखने के लिए मुझे बहुत मुकाम हासिल करना है, बहुत लंबा सफ़र है मेरा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सफ़र मेरा ईमानदारी से जारी रहेगा। यही है। तो जिस तरह से सर अभी बताया कि पत्रकारिता लगभग 4 साल से कर रहे हैं और विभिन्न चैनल पर, जैसे कोसी टाइम्स और भी चैनल का नाम सर बताए, तो इन पर सर का वीडियोज आता है और उसके साथ साथ सर बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। इसी के साथ सर से हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे, जो हम सर यहाँ जुड़े हैं तो सर कहाँ से आए हैं, मतलब सर का एक एड्रेस कहाँ हुआ, तो सर इसके बारे में बताएंगे। मैं मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड से हूँ। एक सुदूर इलाका, सुदूर गांव बिशनपुर बाज़ार से हूँ। मैं यहाँ से अपना पठन पाठन की शुरुआत नेशनल ब्राइट पब्लिक स्कूल से किया था। उसके प्रिंसिपल थे योगेंद्र प्रसाद मेहता जी, जिसके शागिर्द में रहकर मेरी पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद महावीर रानी पट्टी उच्च विद्यालय से मैं मैट्रिक किया। उसके बाद इंटर नेति प्रसाद महाविद्यालय कुमारखंड से मेरा रहा। उसके बाद मैंने 3 साल लगभग बीएससी ऑपरेटर के रूप में कुमारखंड में मैं सर्विस भी किया हूँ। उसके बाद 2009 में बाढ़ के बाद एडमिशन मैं पॉलिटेक्निक धनबाद से केआईटी से किया हूँ। उसके बाद राजनीति फील्ड में भी आया। राजनीति फील्ड में राजद से जुड़ा और कई पार्टी से जुड़ के इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उसके बाद 2017 में रिपब्लिकन टाइम्स से जुड़ा, जिसके संपादक है हमारे बड़े भाई रजीउर रहमान साहब, जिन्होंने यहाँ मधेपुरा जिला के जो देवाशीष बोस पत्रकार थे बीबीसी के, जिन्होंने 3 देश का नेतृत्व किया। चलिए, तो सर अभी बता रहे हैं कि जिस तरह से सर सबसे पहले मैट्रिक किए, तो हम इसके लाइव का शुरुआत से, जैसे शुरू से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक अभी पत्रकार हैं कुमारखंड प्रखंड के, तो यहाँ तक ये इस मुकाम को किस तरह से हासिल किए, स्टेप बाय स्टेप इनसे हम समझते हैं। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले सर बताया कि महावीर रानी पट्टी से हमने मैट्रिक किया है और उसके साथ साथ इंटर। तो सर आप इंटर कहाँ से किए? नेति प्रसाद महाविद्यालय। अच्छा, एनपी कॉलेज कुमारखंड, जो कि बिहार में है। ठीक है, तो एनपी से किए हैं ये इंटर। तो सबसे पहले आप मैट्रिक और इंटर करने के बाद एक बीएससी किए। ठीक है, और बीएससी करने के बाद कुमारखंड प्रखंड में ही आप जॉब कर रहे थे। ठीक ना सर? तो सर आप जॉब में किस पोस्ट पर थे? जॉब में बीएससी ऑपरेटर के रूप में मैं कार्यरत था ब्लॉक में। अच्छा, तो बीएससी के रूप में। अच्छा, कार्यपालक सहायक के रूप में बीएससी ऑपरेटर थे ये कुमारखंड प्रखंड में। इनसे पहले जब ये बीएससी किए उसके बाद, ठीक है, तो सर से पूछना चाहेंगे कि आप मतलब बहुत सारा वर्क, यानी जो है अपना ऑक्यूपेशन बहुत सारा चेंज किए हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या, जैसे आप बीएससी ऑपरेटर थे तो इसमें क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा था?
मज़ा आ रहा था, लेकिन लक्ष्य जो था बड़ा लंबा था, बड़ा ख्वाब था कि इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने का ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा। अच्छा अच्छा, सर अभी उजागर कर रहे हैं कि सर का लक्ष्य था इंजीनियर बनना। अच्छा, तो सर शायद अपने लक्ष्य पर अभी काम कर रहे हैं या फिर लक्ष्य पूरा हो गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं, ये जो बीएससी ऑपरेटर थे कुमारखंड प्रखंड में, तो बीएससी ऑपरेटर कुमार, उसमें मज़ा आ रहा था, लेकिन सर उसको इसलिए रिजाइन दे दिए ताकि अपना लक्ष्य पूरा हो सके। तो सर उसके बाद जैसे उसको रिजाइन दे दिए, तो उसके बाद सर आप किस फील्ड में आए? मैं तब क्या कहते हैं, धनबाद में पॉलिटेक्निक करने चले गए। सोचे इंजीनियरिंग करके एक समाज का सेवा करूं। अच्छा अच्छा, सर आपका पॉलिटेक्निक कितने ईयर का था? 3 ईयर का था। अच्छा अच्छा, 3। तो सर बता रहे हैं धनबाद चले गए, धनबाद सर गए यहाँ से, बिहार से धनबाद चले गए और यहाँ से 3 साल का पॉलिटेक्निक यानी इंजीनियरिंग किए। तो सर अपने नाम से पहले अब इंजीनियर लगा सकते हैं, तो हम सर को आप बोल सकते हैं इंजीनियर मुजाहिद आलम। जरूर। तो अब सर इंजीनियर भी है और साथ साथ पत्रकार भी है। तो कहने का मतलब सर अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए, ठीक है, बहुत मेहनत किए हैं। तो इसी के साथ अब इंजीनियर जो बने सर, तो आप अभी तो पत्रकार हैं, तो ऐसा हुआ इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया होगा, तो उस सर्टिफिकेट से आपको जॉब, जैसे आप जॉब नहीं ढूंढे कि अब इंजीनियर बन गए हैं तो इंजीनियर बन के समाज में सेवा करें। जब स्टडिंग का प्रोसेस था मेरा, जब धनबाद में पढ़ रहे थे, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस मतलब एशिया का सबसे बड़ा वहाँ कॉलेज है, उसके बगल में मेरा ही कॉलेज था। तो उस दौरान बाढ़ का, एक फ्लड का समय था, मधेपुरा जिला में फ्लड से जूझते हुए 2009 में मेरा एडमिशन हुआ था। फिर भी मेरे गार्जियन जो है काफ़ी मेहनत करके मुझे रुपया भेजते। जब रुपया मुझे घटता था तो मुझे एक इल्म था, वो था सिलाई का। अच्छा। जब मुझे रुपया घटता था तो मैं काफ़ी मेहनत करके 2 घंटा, मतलब क्लास ओवर होने के बाद मैं 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपना समय किसी सिलाई के दुकान पे दे के एक शर्ट एक पैंट सीकर मैं वहाँ से कुछ रुपया अर्न करता था। मैं कमाई करके फिर मैं वहाँ पर अपना जो है फिर स्टडी के लिए ऑफिस का खर्च हो या क्या कहते हैं बुक का खर्च हो या मार्केटिंग का जो भी खर्च हो, उससे मेंटेन भी करते थे। घर से पैसा नहीं जाने के बाद भी, रुपया नहीं जाने के बाद भी वहाँ से कुछ अर्न करके सिलाई मशीन से अर्न करके फिर पढ़ाई मेरी पूरी हुई। यस सर, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि सर जब पॉलिटेक्निक कर रहे थे उसी के दौरान, अगर देखिए क्या होता है कि पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाने के कारण सर क्या करते थे, इसके हाथ में एक कला था, जो कि कला था सिलाई करने का, यानी सिलाई, जैसे शर्ट पैंट का सिलाई होता है, यूनिफॉर्म बनता है स्कूल के बच्चों का, तो सर क्या करते थे, सिलाई करके कुछ पैसे अर्न करते थे और उस पैसे से क्या करते थे, अपना जितना भी पढ़ाई का स्टडी मटेरियल होता था उन सब में पैसे को इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। तो सर इसी तरह सर का पॉलिटेक्निक क्लियर हुआ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो पॉलिटेक्निक क्लियर हो गया तो आप इंजीनियर बन गए, आपके ऊपर इंजीनियर का टैग लग गया, तो आप इंजीनियर जो बन गए, तो इंजीनियरिंग के फील्ड में आप क्या करना, कुछ करना चाहे या नहीं चाहे? जैसे इंजीनियर तो बनने के एडमिशन जब लिए होंगे सर, तो आप सोचे होंगे कि इंजीनियर बनना और इंजीनियर बन के समाज को कुछ अच्छा समाज में करना है। तो उसके साथ साथ क्या होता है, इंजीनियर करने के बाद अब या तो जॉब चाहिए या फिर बिना जॉब का तो कुछ होगा नहीं। है क्या कि इंजीनियर बने, मेरा ट्रेड था इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा। यहाँ है क्या कि हिंदुस्तान में उसका मार्केटिंग उस समय बहुत कम था, लेकिन मैं जब जॉब के लिए गया तो वहाँ कुछ जिस हिसाब से रुपया मिलना चाहिए उस हिसाब से जो है कंपनी रुपया नहीं देती थी। प्राइवेट कंपनी में वर्क किया, लगभग 2 साल वर्क करने के बाद रुपया जब नहीं मिला तो मुझे उसे छोड़कर फिर वापस गांव चले आए। गांव में सोचे कि यहाँ कोई बिजनेस करे। बिजनेस करने के बाद कई लड़के को फिर कुछ एक फाउंडेशन मैंने खोला, फलाह मिल्लत फाउंडेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन भी मैंने कराया। यहाँ पर कुछ ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों का मदद करना, थोड़ा सा छोटा छोटा स्कूल खोलना, कोचिंग खोलना, उसमें कई मतलब आपदा से जुड़े हुए लोगों का। जैसे सर अपना फाउंडेशन का नाम बताएंगे? फलाह मिल्लत फाउंडेशन मेरा नाम है, मेरे संस्था का नाम है, जिस संस्था से मैं कई गरीब परिवारों का मदद किया। चाहे अभी तक सर आपका फाउंडेशन चल रहा है? मेरा बेहतर से फाउंडेशन चल रहा है। उसमें क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, गरीब परिवार के बच्चे को बेहतर तालीम देने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेरी संस्था मदद करती है। दूसरी बात है, आगजनी की घटना हो गई, जैसे आपदा से कोई बाढ़ के समय जैसे केरला में बाढ़ आई, वहाँ भी मेरी पूरी टीम जो है काफ़ी मेहनत किया। उसके बाद आप कुमारखंड प्रखंड की बात करें, मधेपुरा जिला के कई गाँव में आगजनी की घटना हुई, उसमें मेरा टीम जो है वहाँ पर आर्थिक मदद किया, राहत किट वितरण किए। साथ ही कई गरीब परिवार की लड़कियों का जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के साथ साथ मेरी फाउंडेशन जो है उसे शादी भी करवाया है।
इसमें तो सर जिस तरह से बता रहे हैं हम बात करेंगे सीधा स्टेप बाय स्टेप। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद सर को जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला। अब प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलने के बाद क्या हुआ, सर जॉब कर रहे थे। जॉब करने के दौरान सर का जो है ना सैलरी कम था, यानी सैलरी जो कम था यानी कम पैसे मिलते थे। तो फिर क्या होता था, कम पैसे अगर मिलेंगे, अगर उनसे अपना पेट भी नहीं चल पाएगा तो ऐसा काम करके क्या फायदा। तो सर सोचे अब इससे मेरा पेट चलने वाला नहीं है। तो सर जब पेट आपका नहीं चलने लगा उससे, तो आप क्या किए, एक फाउंडेशन स्टार्ट किए जिससे ताकि समाज, क्योंकि पहले से ही मन में विचार था कि समाज की कुछ सेवा करना है। तो जैसे आप अपना फाउंडेशन है, फाउंडेशन अभी तक आपका सही सलामत चल रहा है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ अभी आप सर पत्रकार हैं। तो जिस तरह से सर अभी बताया पॉलिटेक्निक करने के बाद फाउंडेशन में अगर इसका फाउंडेशन अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, और उसके साथ साथ पत्रकार है। तो अब बात आती है कि सर ये जो कुमारखंड प्रखंड के इतने बड़े पत्रकार हैं, जो इतने बड़े पत्रकार हैं, जो किस तरह से ये पत्रकारिता और फाउंडेशन दोनों को अभी मैनेज कर रहे हैं, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। सर अभी तुरंत आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, कई तरह की मेरी फाउंडेशन अभी काम कर रही है, चाहे शिक्षा के दौर में हो, शिक्षा के माहौल में हो या मदद की माहौल में हो। कई तरह के मेरा फाउंडेशन एक बेहतर से काम कर रहा है और चल रहा है, लगभग पूरे इंडिया में चल रहा है। चाहे शादी में गरीब परिवार की लड़की की शादी हो या आपदा से जुड़ा हुआ चीज़ हो। उसके बाद साथ साथ मेरा पत्रकारिता भी बेहतर से होता है। पत्रकारिता में मैंने ये 4-5 साल के दरमियान कई अचीवमेंट भी प्राप्त किए हैं। और ये बिहार के जो कानून मंत्री थे, क्या कहते हैं, नरेंद्र नारायण यादव जी, उन्होंने एक खबर में लिखा था, बिशनपुर बाजार टिकुलिया, जो बिशनपुर पंचायत के टिकुलिया से एक आदिवासी टोला एक सड़क जाती है, वहाँ पर 2008 में फ्लड के समय में वो पुल टूटने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। लोग नदी में जो है किसी तरह पगडंडी के सहारे, जिसे चचार कहते हैं, चचार के सहारे वो चलते हैं। उस खबर को मैंने बेहतर से प्रकाशित किया था और बेहतर से अपने कलम के स्याही से एक बेहतर रिपोर्टिंग किया था, जिसके बदौलत मुझे बिहार के जो कानून मंत्री है उन्होंने मुझे अवार्ड से सम्मानित किया था। साथ ही और उसके बाद जो है यहाँ के जिला पदाधिकारी थे, वर्तमान जिला पदाधिकारी मोहम्मद सोहेल साहब, उन्होंने भी मुझे कई अवार्ड से सम्मानित किया है, जो मेरे फेसबुक व्हाट्सअप कई फ़ोटो उसका लगा हुआ भी है। तो कई अवार्ड भी सम्मानित हुए, लेकिन ईमानदारी से काम करने के बाद जो अचीवमेंट हमेशा मिलता है, मैं उसे हमेशा बरकरार रखूँगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा जो है ईमानदारी सबसे अच्छी रहती है। अगर ईमानदारी से किसी काम को कीजिएगा तो आपके साथ साथ समाज के साथ साथ आपके साथ खुदा भी है, ईश्वर भी है, वो हमेशा मदद करेंगे। अच्छा, जिस तरह से सर अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, एक गांव है, तो गांव है तो यहाँ की जो स्थिति काफ़ी ख़राब होती है। तो ये क्या हुआ कि एक पुल के जगह वो बांस का बना हुआ होता है पुल, जो आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में सर जो एक वीडियो बनाए, वह वीडियो इसका बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा वायरल हुआ। और उस वीडियो को देख करके सर को कई तरह से, यानी कई जगह से क्या हुआ, सम्मानित, यानी सम्मान मिला, ठीक है। जिस तरह से जिला पदाधिकारी भी प्राइज दिए, यानी सम्मानित किए, ठीक है। तो इसी तरह से सर अभी जैसे आपको याद होगा, अभी जब पत्रकारिता में है तो बहुत जगह बहुत सारा वीडियो है, तो सबसे ज़्यादा आपका वीडियो कौन सा चला? देखिए सबसे ज़्यादा एक वो वीडियो जो है क्या कि बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बताया था कि मैं हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम करूंगा। है क्या कि वो सड़क पे नहीं जुड़ा, सड़क का जो है गांव जो है, जो महादलित बस्ती है, वो पक्की सड़क से नहीं जुड़ने के कारण मैंने उस खबर पे काफ़ी मेहनत किया। लगभग 1 महीने तक उस पर मेहनत करने के बाद मैं दैनिक सनमार्ग में वो खबर छपी थी। उसके बाद एक बात और आई थी कि मैं भारत सरकार ये घोषणा किया था कि मैं पूरे हिंदुस्तान में हर गाँव को बिजली पहुँचा चुका हूँ। जी सर। मैं कई माह से तलाश किया कि आखिर कौन ऐसा गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची है। जो भारत सरकार जो इस तरह की जो दावे कर रहे हैं वो हो ना हो, कहूँ गलत हो। तो मैं उसकी खोज जब शुरुआत की तो मुझे 5 महीने की बाद एक गांव ऐसा मिला जहां पर मतलब देश आज़ाद होने के बाद भी वहां लाइट का व्यवस्था नहीं था। ना तो लाइट था वहां पर और ना सड़क अच्छी बनी हुई थी, लाइट का व्यवस्था नहीं था। तो मैं वहां जाके लगभग 5 रोज कैंपेन किया खबर के लिए। ये लक्ष्मीपुर भगवती का हनुमान नगर है। आपको बता दूं, ये मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के लक्ष्मीपुर भगवती पड़ता है। हनुमान नगर जो आपको पूर्णिया, अररिया और सुपौल और मधेपुरा सीमा से एकदम सटा हुआ है।
अररिया वाले कहेंगे कि मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं, मधेपुरा वाले कहते हैं मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं, पूर्णिया वाले मेरे, और वो बेचारे उस बॉर्डर पे रहने की वजह से वो गांव 1947 के आज़ादी के बाद भी अंधेरे में था। और देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कह रहे थे कि मैं हर घर को बिजली की व्यवस्था हर घर को पहुंचा चुका हूं। लेकिन जब खबर लिखे तो पता चला कि यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचा। होता है क्या कि जब खबर प्रकाशित हुई तो आनन फानन में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे माननीय डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी, जिन्होंने वहाँ पर जो है 3 दिन के अंदर उस गांव में लाइट का व्यवस्था कराया। और लाइट की व्यवस्था कराने के बाद वहाँ के सम्मानित लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे सम्मानित किया, शॉल से सम्मानित किया। और उस खबर पे जो अभी हमारे जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने भी कई ऐसे चीज़ से सम्मानित किए थे, उसी खबर पे सम्मानित किए थे कि आपने एक बेहतरीन खोजी पत्रकारिता किया, जिसके बदौलत आपको मैं सम्मानित करता हूं। जी सर, बिल्कुल। तो सर जिस तरह से बता रहे हैं कि सर एक गांव ऐसा, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि जितने भी गांव की सड़क हैं वो सभी सड़क पक्की होनी चाहिए और सभी के घर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए, जबकि कुछ गांव तक बिजली और सड़क तो आ गया था, लेकिन यहाँ पर सर एक गांव को ढूंढे जहाँ पर न तो बिजली आई हुई थी न एक भी सड़क बना हुआ था, मतलब पूरी तरह से जर्जर था। और सर उस न्यूज़ को कवर किए और सर का वह न्यूज़ बहुत अच्छा से क्या हुआ, चला, बहुत अच्छा वायरल हुआ और उससे सर को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला और बहुत सम्मानित किए। तो सर इसी के साथ हम और भी सर से सवाल पूछना चाहेंगे अभी। तो सर अभी हम जिस तरह से सर बताए कि अभी पत्रकारिता बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और सर से हम अभी पूछना चाहेंगे सर, पत्रकारिता जो अभी कर रहे हैं तो इसमें अभी क्या आपका सारा कुछ ठीक है? जैसे आप इससे पहले बताए थे कि अपना लक्ष्य है, तो अपना लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या प्राप्त हुआ या फिर और कुछ आपका लक्ष्य आगे, आप इससे आगे जीवन में क्या करना चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सर जो है ना इतने कम उम्र में इतने अच्छे पत्रकार बने हैं और अपने जीवन में इतने चीज़ अचीव किए हैं कि मत पूछिए। और सर से हम अभी पूछना चाहेंगे कि सर अपने जीवन में और इनसे आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं समाज के लिए और भी कुछ, बहुत कुछ। देखिए, मेरा लक्ष्य ही है एकदम समाज का सेवा करना, समाज में जो भी समस्या हो उसे सरकार के कानों तक पहुंचाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अभी का दौर है कि चाटुकार पत्रकारिता में जो है लोग हर एक मीडिया वाले को जो है कई तरह से संबोधन करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि समाज में एक अच्छे भी लोग हैं जिससे पत्रकारिता अभी एक बेहतर तरीके से हो रहा है, उसे कई तरह से संबोधन किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज पत्रकार हैं तो आप तक हर खबर, हर चीज़ को निष्पक्षता के साथ दिखाई जाती है और जो आपको जानकारी देश विदेश की मिल पाती है, आप उस पर विश्वास करें और विश्वास के साथ उस पर हमेशा अटूट रिश्ता रखें। समाज का आईना है, समाज से एक जुड़ा हुआ लोग रहते हैं पत्रकार, आप ही के समाज के बेटे हैं, आप ही के घर के बेटे हैं, जो हर समस्या को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करता है पत्रकार। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हर व्यक्ति को समस्या हो तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी, चाहे छोटा से छोटा पब्लिक प्लेटफॉर्म हो या सोशल साइट हो, अगर आप अपनी समस्या को रखते हैं तो कहूँ ना कहूँ उस पर कार्यवाही होती है और सरकार जो है ठोस कदम उठा के उस पर जो है सही निर्णय ले पाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे सोशल साइट हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या दैनिक पेपर हो, हर चीज़ से आदमी को जुड़े रहने की ज़रूरत है। और जुड़े रहने के साथ साथ आपको एक बेहतर खबर भी मिलता है, आपको जानकारी उपलब्ध हो पाता है कि ये चीज़ मुझे सटीक जानकारी मिली, यहाँ पर ये घटना हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो यूट्यूब चैनल है ये बेहतर से बेहतर चले। और इसी के साथ मैं कहता हूँ कि जो भी आपके देखने वाले दर्शक हैं आपके चैनल के, मैं उसे कहूँगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो इसी के साथ अब समय हो गया विदा लेने का, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है। तो अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए मेहमान के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।